बच्चों, मैं आपको गद्य का जो पहला अध्याय है राष्ट्र का स्वरूप वो समझाने जा रही हूँ। उसका एक अंग यानी भूमि, उसके विषय में समझा रही हूँ। राष्ट्र का स्वरूप ये निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है और जो पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह है उसमें संग्रहित है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनका मानना है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 प्रमुख अंगों का होना अति अनिवार्य है। वो अंग हैं भूमि, जन और संस्कृति। अगर इन तीनों अंगों में से किसी भी एक अंग का अभाव हो तो राष्ट्र का जो निर्माण है वो संभव नहीं। राष्ट्र अस्तित्व में आ तो जाएगा लेकिन वो अपने विकास को प्राप्त नहीं होगा। तो जो पहला अंग है भूमि, उस भूमि को मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। भूमि पर बसने वाले मनुष्य और जन, ये तीनों जो हैं वो संयुक्त रूप से किसी भी राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित करते हैं। भूमि का निर्माण मनुष्य ने स्वयं तो किया नहीं, उसे देवताओं ने अमूल्य वरदान के रूप में प्रदान किया है और लंबे समय से ये जो भूमि है वो ईश्वर के वरदान के रूप में हमारे पास है। तो क्या उस धरती के प्रति, उस भूमि के प्रति मनुष्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? लेखक कहना ही चाहते हैं कि जो धरती विधाता ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान की है, उस धरती के पार्थिव स्वरूप, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और उसके विकास के लिए प्रत्येक मनुष्य को सचेत होना चाहिए। ये उसका अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम जितने अधिक भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति चैतन्य होंगे, जागरूक होंगे, उतने ही हमारे भीतर राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो दृढ़ होती चली जाएगी। तो इस अर्थ में ये कहा जाए कि धरती जो है वो राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देने वाली जननी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती, अर्थात वो राष्ट्र जो अपनी धरती के साथ जुड़ा नहीं होता, वो निराधार होता है, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। और राष्ट्रीयता अर्थात राष्ट्र प्रेम की जड़ी जितनी गहराई से हमारे हृदय में बैठी रहेगी, उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही दृढ़ता के साथ हमारे हृदय से राष्ट्रीय विचारों का अंकुरण होगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय विकास के लिए हमें धरती के आधोपांत, आरंभ से लेकर अंत तक जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है। उसकी सुंदरता, उसके महत्व और उसके प्रताप के प्रति चैतन्य रहना चाहिए, उनकी जानकारी प्राप्त करना अपना धर्म समझना चाहिए। जो मनुष्य इस कर्तव्य को निर्वाह करते हैं वो सही माने में धरती पर रहने के अधिकारी हैं। लेखक कहते हैं ये जो कर्तव्य है इसकी पूर्ति करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें धरती से जुड़े हुए एक एक वस्तु के बारे में जानना चाहिए। इस वस्तु का जो संबंध है, चाहे थोड़ा सा हो या बड़ा सा, उसकी कुशल छेम पूछने के लिए हमें कमर कसकर जुट जाना चाहिए। धरती के सांगोपांग अर्थात संपूर्ण एक एक अंग के अध्ययन के लिए हमें जागृत होना चाहिए। गांव, नगर, सब में, गाँव में, नगरों में, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर हमें धरती के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो धरती का संवर्धन करने वाले जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि ये जो बादल हैं वो प्रत्येक वर्ष सही समय पर आकर धरती को अपने जल से सिंचित करते हैं। तो जब हम धरती के सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में, उसकी परिधि के या उसके अध्ययन के क्षेत्र में ये बादल भी आते हैं। हमें बादलों के विषय में भी पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो ज्ञान के कपाट हैं वो खुल जाएंगे और सैकड़ों वर्षों से अज्ञानता के कारण जिस शून्य और अंधकार में हम विचरण कर रहे थे उससे हम बाहर निकल आएंगे और ज्ञान का उजाला चारों ओर फैल जाएगा। क्योंकि ये जो धरती माता है इसके गोद में अमूल्य राशियाँ संग्रहित हैं। तो जो धरती रत्न गर्भा कहलाती है,
इन अमूल्य निधियों के कारण, तो उसके इतिहास से भला कौन ऐसा है जो अवगत नहीं होना चाहिए, अवगत नहीं होना चाहेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके इतिहास से परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से धरती ने अपनी कूप में इन अमूल्य धातुओं को पोषण दिया है। दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं, उन्होंने पहाड़ों की विशालकाय देह को पीस कर अर्थात सूक्ष्म करके मिट्टी के रूप में धरती की देह का श्रृंगार किया है। हमारे भावी आर्थिक विकास के लिए इन सभी की जांच पड़ताल करना अनिवार्य है। धरती की कोख से जन्म लेने वाले ये जो पत्थर हैं, जिन्हें हम अमूल्य रत्नों की श्रेणी में लाकर रखते हैं, ये तब तक हमारे लिए वर्त रहते हैं जब तक कि हम उनको गढ़ते नहीं हैं। जब ये अनगढ़ रत्न जो हैं वो कुशल कारीगरों के हाथों में आकर सवार दिए जाते हैं तो हमारे लिए अमूल्य हो जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जैसे इन अमूल्य रत्नों को कारीगरों के द्वारा सवार कर एक अमूल्य राशि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे ही हमें भी धरती के एक एक क्षेत्र के विषय में अध्ययन करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए धरती के विकास के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हो जाना चाहिए और कमर कस के धरती के विकास के लिए जुट जाना चाहिए। क्योंकि धरती और आकाश के बीच में जितनी भी सामग्रियां हैं, ये सभी देश के विकास से संबंधित हैं। जब तक हम इनके विषय में जानेंगे नहीं, जब तक हम धरती के विकास के लिए अपने आप को प्रयुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सोए हुए प्राणी के समान हैं। और सोया हुआ प्राणी जो है वो मरे हुए व्यक्ति की भांति होता है। तो हमें वैज्ञानिक संसाधनों के प्रयोग से और अपने साहस के द्वारा मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप के एक नए ठाट को खड़ा करना होगा। इस कार्य को हमें प्रसन्नता के साथ और कठिन परिश्रम के माध्यम से प्रतिदिन आगे बढ़ाना होगा। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस राष्ट्र में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो अपने हाथों को देश के विकास के लिए अपने कार्यों के माध्यम से आगे न बढ़ाए। जब तक एक भी हाथ खाली रहेगा, तब तक हमारे राष्ट्र का कोई ना कोई अंग जो है वो विकसित होने से रह जाएगा। तो यदि हम अपनी मातृभूमि का संपूर्ण रूप से विकास चाहते हैं, उसका समग्र रूप मंडन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। इससे संबंधित जो अवतरण हैं, जो आपको करने हैं, वो मैं आपको लिख कर भेज दूँगी, आप उसे कर लीजिए।